नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य के इतिहास जो हमने सीरीज कंटिन्यू की थी, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं। ये आपका तीसरा वीडियो है। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास नामकरण नाम से जो टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आदिकाल का नामकरण हुआ, किस तरीके से रीतिकाल का नामकरण हुआ, किन किन विद्वानों, किन किन आलोचकों ने उसका नामकरण किया अपने अपने हिसाब से, उसकी प्रवृत्तियों को देखते हुए। ठीक है। तो इसमें जो आपका सबसे पहला आता है, इसमें रीतिकाल को मैंने पहले लिखा है, तो आप पहले रीतिकाल को देखेंगे कि रीतिकाल को जो उत्तर मध्यकाल नाम दिया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ARS शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप भी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए ताकि आपको अच्छे से चीज़ें ग्रैब हो सकें। ठीक है। तो रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। फिर रीतिकाव्य, रीतिकाल को रीतिकाव्य किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। ठीक है। और रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। मिश्र बंधु बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस दृष्टिकोण से इसको जरूर देखिएगा। अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीतिकाव्य ग्रियर्सन। रीतिकाल और रीतिकाव्य में डिफरेंस है। ठीक है। रीतिकाल शुक्ल जी ने कहा था, रीतिकाव्य ग्रियर्सन ने कहा था। फिर रीतिकाल जो है उसको रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीतिकाल को रीतिकाल जिन्होंने कहा था वो रामचंद्र शुक्ल जी ही थे। ठीक है। फिर श्रृंगार काल जो है, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया था कि इसमें काफ़ी श्रृंगार परक रचनाएं हैं रीतिकाल में। तो जो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, विश्वनाथ त्रिपाठी जी अलग हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अलग हैं। ठीक है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी वो हैं जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये हैं जो जिन्होंने रीतिकाल को श्रृंगारकाल कहा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको श्रृंगारिक युग कहा था, लेकिन उसको उन्होंने लपक लिया, तो श्रृंगार काल उन्होंने अपना नाम दे दिया। ठीक है। फिर कला काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जो है रीतिकाल का नाम कला काल कहा। और फिर अंधकार काल, त्रिलोचन, त्रिलोचन नाम के एक कवि थे, उन्होंने इसको रीतिकाल को अंधकार काल कहा। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आदिकाल का नामकरण किन किन विद्वानों ने, किन किन आलोचकों ने अपने अनुसार किया था। चारण काल, चारण काल जिसमें रामकुमार वर्मा भी हैं और गियर्सन, दोनों ने ही चारण काल इसको कहा था। प्रारंभिक काल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें गणपत चंद्रगुप्त भी हैं और मिश्र बंधु भी हैं। मिश्र बंधु का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे MB लिखा गया है। ठीक है। तो गणपत चंद्रगुप्त हो गए। गणपत चंद्र वही गुप्त हैं जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था हिंदी साहित्य लेखन में। ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट वहाँ से याद रखिएगा। मिश्र बंधु विनोद में 3 नाम आते हैं, आप ये जानते हैं, कृष्ण, श्याम बिहारी, सुख बिहारी और एक और थे। तो कृष्ण बिहारी करके आता है, लेकिन कृष्ण बिहारी उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है। हमने पहले भी आपको बता दिया है। फिर उसके बाद देखिए कि वीर गाथा काल। अब वीर गाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा था। ठीक है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे मिश्र लिखा है, लेकिन ये आपका, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। फिर बीज बपन काल, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। बीज बपन, कि जो बीज हुआ था, जो बीज बोया गया था, वही जो है उसका वही बीज, वही फल निकलेगा। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से याद रखिए आप। फिर संधि काल या चारण काल, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था। संधि काल, ठीक है, आदिकाल और जो है भक्ति काल के बीच का जो संधि संधि कहा था उन्होंने, वो संधि काल के रूप में कहा था क्योंकि उसमें आपका रीतिकाल की शुरुआत हुई थी। तो ये चारण काल, क्योंकि उसमें चारण कब जो राजाओं की जो चरण वंदना की जाती थी, उनकी बड़ाई बताई जाती थी, उनकी वीरता का वर्णन किया जाता था, तो इसलिए इसको चारण काल कहा गया रामकुमार वर्मा जी द्वारा। ठीक है। सिद्ध सामंत काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ये राहुल सांकृत्यायन ने इसको जो है सिद्ध सामंत काल कहा था। फिर आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल कहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वीरकाल। वीरकाल जो है विश्वनाथ त्रिपाठी मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने कहा था वीरकाल। ठीक है। क्योंकि इसमें वीर काव्य की रचनाएं बहुत सारी हुई थी। फिर उसके बाद इसको प्रारंभिक काल किसने कहा था? गणपत चंद्रगुप्त और मिश्र बंधु ने, जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं। फिर उसके बाद आधार काल नाम जो है सुमन राजे ने कहा था। ये वही सुमन राजे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है। ठीक है। फिर उसके बाद आधार काल मोहन अवस्थी ने भी कहा है। तो आधार काल सुमन राजे भी नहीं कहा है और मोहन अवस्थी ने भी कहा है। यूपी TGT PGT का मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है आधार काल, मोहन अवस्थी, ये बहुत बार पूछे गए हैं। आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है। फिर अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल किन्होंने कहा था? धीरेन्द्र शर्मा ने कहा था। ठीक है। धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, शर्मा सॉरी। ठीक है। अपभ्रंश काल बच्चन सिंह ने भी कहा था। तो जब भी ऑप्शन आए वहाँ पे अगर धीरेन्द्र वर्मा है या फिर बच्चन सिंह है, तो दोनों अगर हैं तो
आप बच्चन सिंह को लगाइए, अगर एक है तो आप जो है जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग लगाइए, ठीक है। उसके बाद प्राचीन और पुरानी हिंदी काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था। अब देखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी मात्र 3 कहानी लिखे थे, और 3 कहानी के कारण ही वो इतने प्रचलित हो गए, इतना ज़्यादा जितने कि बहुत सारी 100 रचनाओं करके भी लोग प्रसिद्ध नहीं होते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पुरानी हिंदी जो है इन्होंने काल उसको कहा था। फिर हिंदी काल या उद्भव काल या संक्रांति काल, ये तीनों अगर आए तो ये शंभुनाथ सिंह ने इसको हिंदी काल, हिंदी का काल और प्राचीन हिंदी का काल, उद्भव काल या संक्रांति काल तीनों कहा जाता है। फिर उद्भव काल वासुदेव सिंह भी कहते हैं इसको। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये जितने भी आपके आदिकाल का नामकरण हो गया, ये बहुत सारे नाम है इसमें और बहुत सारे आलोचक हैं इसमें। मिश्रबंधु हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, राम कुमार वर्मा हो गए, और राहुल सांकृत्यायन हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो गए, गणपत चंद्रगुप्त हो गए, ये आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, ठीक है। मोहन अवस्थी हो गए, आधार काल। उसके बाद आप देखिए 3 और नाम हैं यहाँ पे, इनको भी आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कभी भी परीक्षा में अगर परीक्षक का दिमाग अगर घूम गया तो वो किसी भी प्रकार का प्रश्न बना सकता है। तो जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल, ठीक है, ये आप याद रखिए। फिर अंधकार काल, ये कमल कुलश्रेष्ठ, और आविर्भाव काल शैलेश जैदी, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट में आप इसको भी याद रखिए। उसके बाद में हम आते हैं आदिकाल पढ़ते हुए ध्यान देने की ज़रूरत क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी नए छात्र हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उनको हिंदी साहित्य पढ़ने में बहुत बोरियत महसूस होती है कि आदिकाल में क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या क्या चीज़ ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ इग्नोर करना है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि विकास, आदिकाल का जो विकास है वो भाषा की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से, ये 2 अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो गया, उसके बहुत सारे आयाम होते हैं सोचने के, तो भाषा की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से। तो भाषा की दृष्टि से देखा जाए कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी और हिंदी। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो प्राचीन काल जो क्या कहते हैं देववाणी हुआ करती थी, संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली का विकास हुआ, पाली भाषा का भी, पाली भाषा के बाद प्राकृतिक भाषा का, प्राकृतिक भाषा के बाद अपभ्रंश का, ठीक है, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट का, अवहट्ट के बाद जो थोड़ा सा परिष्कृत रूप हुआ, थोड़ा सा उसका बेहतर रूप हुआ, वो पुरानी हिंदी, फिर पुरानी हिंदी के बाद आजकल जो बोली जाती है वो हिंदी है। तो इस तरीके से भाषा का दृष्टिकोण से आदिकाल में किस प्रकार से रचनाएं रची गई, पहले संस्कृत में थी, फिर पाली में थी, फिर प्राकृतिक में थी, फिर अपभ्रंश जो है थी, फिर अवहट्ट में आई रचनाएं, फिर पुरानी हिंदी में, फिर हिंदी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि शैली जो थी उस समय की, वो डिंगल और पिंगल 2 इंपॉर्टेंट शैली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ये आपका चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो, यूपी टीजीटी का हो, चाहे यूपी पीजीटी का हो, चाहे वो DEET+B का हो, है, चाहे वो EMRS का हो, चाहे वो LT ग्रेड का हो, चाहे वो KVS NVS का हो, किसी भी राज्य की परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आप इंपॉर्टेंट बना लीजिए, ठीक है। तो डिंगल और पिंगल, तो डिंगल जो थी वो राजस्थानी अपभ्रंश मिश्रित थी, राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश, और पिंगल जो थी वो राजस्थानी ब्रजभाषा मिश्रित थी। तो कोई भी डिंगल पूछे तो डिंगल, डिंगल को पहले याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पहले डा आता है, पा बाद में आता है। तो डिंगल यानी कि राजस्थान, यानी कि आप भारत का मैप देखिए, राजस्थान की तरफ जाइए और अपभ्रंश उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद पिंगल जो थी वो राजस्थानी है और ब्रजभाषा उसमें जोड़ दीजिए। तो डिंगल में राजस्थानी अपभ्रंश और पिंगल में राजस्थानी ब्रजभाषा, ये आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, तो थोड़ा टिक बना के आप याद कर लीजिएगा इसको। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि साहित्य की दृष्टि से कौन कौन से कैसे विकास हुआ था। फिर रासो साहित्य उस समय रचे गए थे आदिकाल में, फिर जैन साहित्य रचे गए, फिर नाथ साहित्य, फिर सिद्ध साहित्य, फिर लोक साहित्य। तो आप जानेंगे कि आप जानते हैं कि रासो में पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जगनी का आप, नरपतनाल, बीसलदेव रासो, ये सब का नाम आप जानते होंगे। तो ये रासो साहित्य वही रासो साहित्य है, उसमें अलग नहीं है। फिर जैन साहित्य जो था जिसमें हेमचंद्र हो गए, हाँ, ये सब आपके जो है जैन बहुत ही प्रकांड, मतलब कि सबसे ज़्यादा चर्चित अगर कोई नाम है जैन आचार्यों में तो वो हेमचंद्र हो गए। फिर नाथ आ गए, ठीक है, नाथ जो आप नाथ संप्रदाय किस तरीके से उसका विकास हुआ, ठीक है, वो साहित्य से हमें पता चलता है। फिर सिद्ध साहित्य जो हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद लोक साहित्य हो गया। तो आज ये आपका 2 दृष्टिकोण हो गए विकास के, ठीक है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुल 4 प्रकरण में अपनी जो है वो लिखते हैं, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो 4 प्रकरणों में विभाजित किए थे हिंदी साहित्य को, जिसमें वो प्रकरण फर्स्ट में, प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, जो आदिकाल को आविर्भाव काल कहा, ठीक है। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, अनिर्दिष्ट का मतलब
आदिकाल की कोई एक विशेष जो है प्रवृत्ति नहीं थी, उसकी बहुत सारी प्रवृत्तियाँ थी आदिकाल में, ठीक है। तो अनिर्दिष्ट, जो कि निर्दिष्ट ना हो, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर स्पष्ट ना हो, तो आदिकाल को आविर्भाव काल भी कहा और अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति भी इसको कहा, ठीक है। तो प्रकरण एक में ये कहा। फिर उसके बाद प्रकरण दो आप देखेंगे, तो प्रकरण दो में आप अपभ्रंश काव्य जो है, ठीक है, अपभ्रंश काव्य का वर्णन है। फिर प्रकरण तीन में देश भाषा काव्य, ठीक है। देश भाषा काव्य को क्या कहा? वीर गाथा काल काल कहा। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब आप देखेंगे कि वीर गाथा काल में राजस्थानी प्लस अपभ्रंश जब मिल के डिंगल हुआ और ब्रजभाषा प्लस राजस्थानी जो है ये आपका पिंगल हुआ, ठीक है। तो प्रकरण तीन में आपका देश भाषा काव्य होगा, जिसमें वीरगाथा काल उसको कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। डिंगल और पिंगल का विकास किस तरीके से हुआ, ये आपका प्रकरण तीन में था। फिर उसके बाद प्रकरण चार आप आएंगे तो फुटकल रचनाएं हो गई। फुटकल रचनाएं जैसे लोक भाषा, फुटकल रचनाएं जिसमें खुसरो और विद्यापति, अमीर खुसरो को उसमें रखा गया फुटकल रचनाओं में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुटकल रचनाओं में कौन कौन से कवि आते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो खुसरो खड़ी बोली के कवि वो थे और विद्यापति भी खड़ी बोली के थे। आज की हिंदी जो खड़ी बोली उसको कहते हैं, ठीक है। तो और अगला बात उसके बाद देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, काल विभाग शीर्षक से कौन लिखता था, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी पुनः बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या कहते थे काल विभाग में? इन्होंने कहा था कि जनता और साहित्य का संबंध, ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा जो था वो हिंदी साहित्य के इतिहास के चार काल। फिर इसके बाद इन कालों के नामकरण का तात्पर्य क्या था, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि किस तरीके से काल विभाग में अपने उन्होंने क्या वर्णन किया है। तो ये हम किस तरीके से सरल और जो है सरल भाषा में सारगर्भित तरीके से हम इसको सीख रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो मैंने नोट्स बनाया है वो उनकी जो बल्कि बुक है, काफ़ी मोटी बुक है। आप अगर उसको पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, कम से कम 2 महीना या 2.5 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है। मैंने इसको पूरा इसका सारगर्भित नोट्स बनाया है। इसका क्रेडिट जाएगा अनुराज हिंदी एकेडमी, जो कि रजनीश सर हैं, वो प्रोफेसर हैं इस समय आपके पटना में, ठीक है। ये जयप्रकाश नारायण ये विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो प्रोफेसर हैं इस समय। तो उनके माध्यम से जो उन्होंने पढ़ाया है वो हमने उसको नोट डाउन किया अपने शब्दों में, अपने सुलभता के अनुसार, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। आदिकाल सामान्य परिचय, प्रकरण एक। तो प्रकरण एक जो आचार्य नाम शुक्ल ने यहाँ पर लिखा था सामान्य परिचय, उसी को हमने यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करके लिखा है। आदिकाल सामान्य परिचय प्रकरण एक, ठीक है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा जाता था। अपभ्रंश, कुछ लोग सोचेंगे कि अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश क्या है। संस्कृत तो जानते हैं, प्राकृतिक भाषा भी जानते हैं, पाली भाषा भी जानते हैं, लेकिन अपभ्रंश में वो घबरा जाते हैं। तो अपभ्रंश जो है वो पुरानी हिंदी, इसी हिंदी का जो पुराना रूप था, जो पहले प्राचीन काल में बोली जाती थी, वो अपभ्रंश थी, ठीक है। जिसमें बहुत सारी जैसे गलतियाँ होती थी, जैसे अड़ा 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 आता था, जैसे खाण, खाणे को जाना, मारे को जाना है, ठीक है। तो जाना शब्द जो है अड़ा आ रहा है, ये आपकी अपभ्रंश है। जैसे राजस्थान में अभी भी बोली जाती है, मारे को जाना है, मारे को ये काम करना है, तो करना की जगह करना आ जाता है, तोड़ी डाण आ करके आता है, यही अपभ्रंश है, ठीक है। ये आपकी पुरानी हिंदी है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से गाथा, ठीक है, गाथा का शब्द का प्रयोग किया गया है। दोहा को दूहा उसमें यूज किया गया है, अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश का बोध होता है, ठीक है। ये आपका ये आदिकाल में ये भाषाएं यूज होती थी। फिर उसके बाद देखेंगे कि आदिकाल जो है वो जो कि 1050 संवत से लेकर 1375 संवत है, राजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक, ठीक है। जिसके हमीर देव का समय जो था, राजा भोज का समय से लेकर हमीर देव का जो समय था वो 1050 से लेकर 1375 संवत था। इसमें संवत में अगर आप 57 घटा देंगे तो आपका ईस्वी में आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 993 से लेके आप इससे 57 घटा दीजिए तो आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें देखिए कि पुष्य नामक कवि जो थे वो राजा मान के सभासद थे, ठीक है। तो पुष्य नामक जो कवि थे वो राजा मान के आपके सभासद थे, ये इंपॉर्टेंट है आदिकाल में। फिर आदिकाल में धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सभी प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। तो आदिकाल की जो प्रमुख जो छंद था वो दोहा छंद था, ये आप इंपॉर्टेंट रख सकते हैं, ठीक है। जिसमें धर्म से संबंधित भी रचनाएं रची गई, ठीक है, रचनाएं दोहों में मिली। नीति से संबंधित भी दोहे में मिली। श्रृंगार परक रचनाएं भी जो है थी, वीर परक रचनाएं भी थी, वीर रस से भरी रचनाएं। तो ये आप देखेंगे कि आदिकाल की जो उन्होंने कहा था कि इसका कोई अ, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति है, तो ये अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति यही है कि इसमें आपके
धर्मपरक भी रचनाएं हैं, नीतिपरक भी हैं, श्रृंगारपरक हैं, वीरपरक भी हैं। तो अनिर्दिष्ट जो लोक प्रवृत्ति है ये यही है, अनिर्दिष्ट। इसकी कोई निर्दिष्ट कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं है, इसमें बहुत सारी प्रकार की रचनाएं रची गई हैं। तो आप देखेंगे कि उसके बाद आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल कहा। वीरगाथा काल क्यों कहा? क्योंकि आश्रयदाताओं जो राजाओं की परिक्रमा पूर्व जो चरित्र थे उनको गाथाओं में वर्णन किया गया था उनके। ठीक है, तो आदिकाल में जो राजा होते थे उनके यहाँ कुछ दरबारी कवि रहते थे। वो दरबारी कवि उन राजाओं की जो युद्ध हुआ करते थे उन युद्धों का वर्णन करते थे कि किस तरीके से राजा ने इतना 10-10 हाथियों को मार डाला। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के रचनाएं वो लोग करते थे। तो ये आश्रयदाता राजाओं की जो गाथाएं का वर्णन करते थे, उसी कारण इसका नाम वीर गाथा काल पड़ गया। फिर उसके बाद यही प्रबंध परंपरा रासो ग्रंथ है। अब आदिकाल में रासो ग्रंथ पाया जाता है, रासो साहित्य, ये यही परंपरा है। कौन सी परंपरा? वीर गाथा, यानी कि आश्रयदाता राजाओं की वर्णन करना, उनकी वीरता का। जैसे परमाल रासो, ठीक है, और क्या कहते हैं बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सब जो है आपके वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे सारंगधर, शांगधर, ये हमीर की वीरता का वर्णन किए हैं। ठीक है, हमीर, हमीर रासो। ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद रखिएगा। फिर अमीर खुसरो, जब भी पहेलियों, मुकरियों या फिर सुखनों की नाम आए तो उसमें अमीर खुसरो का नाम तुरंत आप टिक कर दीजिएगा। दिल्ली में बोलचाल की भाषा में कर रहे थे, जो दिल्ली की बोलचाल भाषा थी उस समय की खड़ी बोली, उसमें जो है वो पहेलियाँ मुकरियाँ कर रहे थे अपना। फिर उसके बाद जो विद्यापति हैं, तो विद्यापति दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया। दो प्रकार की भाषाओं को उन्होंने यूज़ किया व्यवहार में अपने, पुरानी अपभ्रंश और बोलचाल की देसी भाषा। ठीक है, तो जैसे देसिल बयाना सब जन मिठा, तो ये उनकी भाषा है, उन्होंने ये लिखा था क्योंकि वो देसी भाषा को बहुत पसंद करते थे। तो विद्यापति जो थे वो आपके मिथिलांचल के थे, बिहार के थे। ठीक है, लेकिन उन पूर्वीपन उनके अंदर था। ठीक है, क्योंकि बिहार जो है वो पूर्वी राज्य है। ठीक है, भारत का नक्शा अगर देखें तो इनके अंदर पूर्वीपन काफ़ी था। तो ये बिहार से भी प्रभावित थे और जो है बंगाली, ये बंगाल से भी काफ़ी प्रभावित थे, बंगाली भी इनको आती थी। तो ये बोलते थे कि बोलचाल की जो देसी भाषा थी इनकी, ये इन्होंने व्यवहार में लाया उसको, और पुरानी अपभ्रंश को भी इन्होंने व्यवहार में लाया। ठीक है, तो उसी संदर्भ में इन्होंने कहा था कि देसिल बयाना यानी देसी भाषा, बयाना मतलब भाषा, सब जन मिठा, सबको प्रिय लगती है। यानी देसी भाषा, जैसे मैं अवधी का हूँ, अवध क्षेत्र का हूँ, तो मुझे अवधी अच्छी लगती है। जैसे हमका ये नहीं आवत, हमका खाना खाए के बाटे, खाना खाए का है। ठीक है, ये आपकी देसी अवधि हो गई। ठीक है, आप अगर जो है ब्रज भाषा में जाएंगे, ब्रज क्षेत्र में जाएंगे या फिर मेरठ साइड में जाएंगे तो वहाँ की भाषा थोड़ा लठमार भाषा है, हरियाणा की भाषा थोड़ा लठमार भाषा है। तो जिसे कहा भी गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। तो कोस कोस पर पानी बदल जा रहा है और चार कोस पर बानी बदल जा रही है, भाषा बदल जा रही है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्रकरण 2, तो प्रकरण 2 में हम आएंगे कि अपभ्रंश काव्य। ठीक है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया था कि उन्होंने अपभ्रंश काव्य प्रकरण से लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पहला हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया, फिर अब उसके बाद हम यहाँ पे प्रकरण 2 पढ़ेंगे जिसमें अपभ्रंश काव्य की उन्होंने व्याख्या की है। तो अपभ्रंश काव्य में जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, उनका बहुत ही फेमस कथन है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव हुआ। मतलब प्राकृत, जब पहले सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत बाद प्राकृतिक, पाली, इस तरीके से जैसे विकास होता गया, तो जब प्राकृत जो है बोलचाल की भाषा न रह गई, मतलब उसको बोलचाल में कोई यूज़ नहीं करता था, तब से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव हो गया, तब से उसका यूज होने लगा, उसका प्रयोग होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है। ठीक है, तो भरत मुनि जो कि विक्रम जो है 13वीं सदी के थे। ठीक है, तो ये अपभ्रंश नाम न देकर देश भाषा कहा इसको। तो आप भरत मुनि देख सकते हैं कि उन्होंने अपभ्रंश नाम न देकर उसको देश भाषा कहा। ठीक है, किसको कहा? ये अपभ्रंश, ये क्या कहते हैं, काव्य को उन्होंने देश भाषा काव्य कहा। ठीक है, उसके बाद वररुचि के बारे में आता है। तो वररुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का कोई उल्लेख नहीं है। तो अपभ्रंश का उल्लेख किन्होंने नहीं किया है? वररुचि ने नहीं किया है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए आप बता देंगे तुम तो वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख
ये शिलालेख क्या है, पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी चट्टानों में, बड़े बड़े पत्थरों में लिखवाया जाता था, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस लिखवाए जाते थे, शिलालेख लिखवाए जाते थे, उसमें वर्णन होता था कि हमारे राजा ने ये युद्ध लड़ा, हमारे राजा ने ये काम अब किया। जैसे अभी भी कभी सड़क का निर्माण होता है तो शिलालेख होता है, उस शिलालेख में लगता है कि हाँ फला विधायक द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया गया सफलतापूर्वक। तो ये आपका, तो जो धारसेन द्वितीय थे वल्लभी के राजा, उनके शिलालेख में अपने पिता जो थे उनके गुहासेन, ठीक है, गुहसेन जो थे वो विक्रम संवत 650 के पहले थे, ठीक है, को संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश तीनों का कवि कहा गया है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। गुहसेन, अपने पिता गुहसेन जो थे, कौन, राजा धारसेन के शिलालेख में उन्होंने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत का भी विद्वान बताया था, प्राकृतिक का भी विद्वान बताया था, अपभ्रंश तीनों का कवि कहा था। वो तीनों के कवि थे, तीनों भाषाओं में वो लिखते थे। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों भाषाओं में कौन लिखता था, ये लिखते थे। उसके बाद भामा के बारे में भी आता है कि वो सातवीं सातवीं विक्रमी संवत के थे, ठीक है। आप एक चीज़ का आप उसके बाद देखिए कि यहाँ पे भामा जो थे वो सातवीं विक्रमी संवत के थे, तो उनको वो भी 3 भाषा का उल्लेख किए थे, लेकिन वो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का था। ये कौन से थे, जो गुहसेन किसके संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, ये भी संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश के थे, और भामा भी संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश के थे। तो आप इन दोनों को नाम याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि अपभ्रंश का प्रयोग 7वीं शताब्दी से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी परीक्षा में आ सकता है। 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं, ये ऑप्शन रहेंगे आपके, उसमें अपभ्रंश का प्रयोग 7वीं शताब्दी से मिलता है। फिर आप देखेंगे कि देवसेन, ये 990 संवत के जैन ग्रंथकार ने श्रावकाचार नाम की पुस्तक दोहों में है, ठीक है। देवसेन की देवसेन की रचना है, जो जीर्ण शासन भाषयु, इन्होंने ये अपनी पंक्ति थी इनकी, कभी पंक्ति आ जाए तो ये देवसेन की पंक्ति है। जो जीर्ण, अब देखिए जीर्ण आ रहा है ना, यहाँ पे अणा आना आ रहा है ना, ये अपभ्रंश में है, ठीक है। तो ये जैन ग्रंथकार थे, ये अपभ्रंश का अधिक प्रयोग किया है, इसका मतलब ये अपभ्रंश में ही इन्होंने रचनाएं अपना ज़्यादा की हैं। तो जैन ग्रंथकार ने, इनकी रचना थी सावकाचार नाम की पुस्तक दोहों में लिखी। अब आदिकाल में देखिए कि दोहों में ज़्यादा लिखा जा रहा था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रखिएगा आप। फिर दब्ब सहाव पयास, ये द्रव्य स्वभाव प्रकाश नाम का ग्रंथ दोहों में लिखा गया है, ठीक है। माइल धवल ने इसका रूपांतरण, इसका कन्वर्जन किया, कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है, सरल भाषा में। तो ये आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, दब्ब सहाव पयास। उसके बाद देखिएगा कि पुष्य दंत के आदि पुराण और उत्तर पुराण ये चौपाई में हैं। जो पुष्पदंत नाम के जो कवि हुआ करते थे, वो उनकी 2 रचनाएं थी, आदि पुराण और उत्तर पुराण, ये चौपाई में था, ठीक है। और उसके बाद जसहुर चरित, और उसके बाद यशधर चरित, ये हिंदी नाम, ये चौपाई में, ये भी चौपाई में था। तो चरित्र जो काव्य हुआ करते थे अधिकतर दोहे और चौपाई में हुआ करते थे, ठीक है। तो दोहे और चौपाई में जो जो शैली होती है, अगर कोई चीज़ दोहे और चौपाई दोनों में है तो उसको कण्वबद्ध शैली कहा जाता है। ये आप इंपॉर्टेंट करके जरूर लिख लीजिएगा, बहुत बार आप इसको मिस कर देते हैं, लेकिन परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कण्वबद्ध शैली क्या है। दोहे और चौपाई का मिश्रण जो है वो कण्वबद्ध शैली है। आप इसको जसहुर चरित और यशधर चरित, इसको आप याद रखिएगा। और पुष्पदंत की जो रचना थी वो आदि पुराण और उत्तर पुराण, जो कि चौपाई में है, केवल चौपाई में है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि अब यहाँ पे हमने पढ़ा था, आपको मैं दिखा देता हूँ कि रासो साहित्य, जन साहित्य, नाथ सिद्ध। तो अब हम इसमें जो है, जैसे काल या अपभ्रंश काव्य, अपभ्रंश काव्य में आप अब इनको भी पढ़ लेंगे, किनको, सिद्धों को, ठीक है। तो सिद्धों भी पढ़ लेंगे, सिद्ध पहले आए थे, नाथ बाद में आए थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनका कालक्रम आपको याद रखना चाहिए, 690 से लेकर 643 तक, ठीक है। ये 7वीं सदी के आसपास के थे, ठीक है। तो जब बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय, ठीक है, में परिवर्तित हो गया, तो उसी को सिद्ध कहलाने लगे। मतलब बौद्ध धर्म से ही विकृत होकर ये वज्रयान संप्रदाय में जो जो लोग थे, उन्हीं को ही सिद्ध कहा गया, ठीक है। अब वज्रयान क्या है, ये तांत्रिक, मतलब जब जो बौद्ध संप्रदाय में जब लोगों ने तंत्र मंत्र को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगे, उसको ज़्यादा वो फॉलो करने लगे, उसका ज़्यादा अनुगमन करने लगे, तब से ये जो है सिद्धों का आप देख सकते हैं कि उनका आविर्भाव हुआ। तो ये आप देखेंगे कि सिद्ध जो थे वो, यानी कि वज्रयान जो शाखा थी वो पूर्वी भाग बिहार से असम तक कहलाती है, ठीक है। वज्रयान जो था वो आपका नेपाल पाल में ज़्यादा उसका प्रचलन था उस समय,
चूँकि नेपाल भी उस समय भारत का ही भाग था। तो तांत्रिक जो तंत्र वाली जो विद्याएँ थी वो सिद्ध जो उस समय कहलाने लगे। ठीक है, इन्हीं को 84 सिद्धि हुई। 84 सिद्धि इन्हीं लोगों को हुई। सिद्धों में ही 84 उसमें नाम आते हैं। ठीक है, तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर राजशेखर की कर्पूर मंजरी में सिद्धों का वर्णन मिला है। तो सिद्धों का वर्णन किसमें मिला है? कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर की। ठीक, उसके बाद 84 सिद्ध है। 84 सिद्धों में लुईपा, ठीक है, सराहपा। अब ये आप देखेंगे कि पा जो है, पा और पाद, सरहपाद, कहीं कहीं सरहपाद लिखा जाता है, कहीं कहीं सरहपा लिखा जाता है। तो पा जो होता है ये आपका सम्मान सूचक शब्द है, जैसे आदर सूचक शब्द, जैसे युवराज सिंह, जैसे कहते हैं ना यूवी पा। हाँ, यूवी पा, भज्जी पा। हरभजन सिंह को भज्जी कहा जाता था। युवराज सिंह को यूवी कहा जाता था। तो यूवी पा, पंजाब क्षेत्र में जो लोग होते थे उनको अगर उनके नाम के आगे पा लगाया जाए तो वो जो है सम्मान सूचक है, आदर सूचक है। जैसे पा नाम की एक फिल्म ही बनी थी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अच्छा ये तो हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि बौद्ध गान ओ दोहा हर प्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में रचना किया। बौद्ध गान ओ दोहा नाम से रचना जो थी वो हर प्रसाद शास्त्री ने की थी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि राहुल सांकृत्यायन जो थे वो सिद्ध सामंत काल उन्होंने कहा था भोर देश में जाकर रचनाएं, ठीक है, लाए। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध सामंत काल, ये आपका किसका हो गया? राहुल सांकृत्यायन का हो गया। ये आप इसको याद रखिएगा। भोट देश का मतलब शायद भूटान से संबंधित है। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, बहुत ज़्यादा हर जगह आते जाते थे, हर जगह यात्राएं करते थे। इनका यात्रा वृत्तांत भी बहुत ज़्यादा परिचित है, बहुत ज़्यादा चर्चित है, आप लोग जानते होंगे। तो ये राहुल संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धों में अब अगला देखेंगे पॉइंट। सिद्धों में सबसे जो पुराने थे वो सरहपा थे, यानी सरोज व्रज भी इनका नाम था। ठीक है, तो और ये सरहपा का जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था, ये पाखंड और जो है पांडित्य को इन्होंने बहुत फटकारा, पंडितों को बहुत फटकारा। ठीक है, अंतः साधना पर इनका ज़्यादा जोर था। किनका? सिद्ध में जो सरहपा थे उनका अंतः साधना में ज़्यादा था। फिर ये महासुखवाद का संबंध सिद्ध साहित्य से है। कहीं भी आ जाए प्रश्न में महासुखवाद सिद्ध, नाथ, जैन किससे है? तो सिद्ध से। ठीक है, संध्या भाषा का प्रयोग सिद्ध साहित्य में हुआ था। संध्या भाषा का प्रयोग, किस भाषा का प्रयोग? संध्या भाषा का प्रयोग। आप इसको याद रखिए। उसके बाद आप देखेंगे कि नाथ पंथ, जिस सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। अब नाथ कौन है? यह बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही संबंध रखते थे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि भारत का मैप मैंने बनाया है किस तरीके से। नाथ जो थे वो आपके उत्तर में थे, फिर पंजाब, हाँ, पंजाब के नमक के पहाड़ जो थे उस तरफ जो है ये आपके सिद्ध थे। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसको आप फिगर जहाँ भी आप मैप बना देंगे वहाँ पे आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखिए कि जो बौद्ध की वज्रज्ञान शाखा से संबंध रखते थे, कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग का प्रवर्तन किए। ठीक है, हठ योग। अब हठ योग क्या है? योगियों ने इस शाखा में वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने आप को अलग रखा। जो योगी थे उस समय के, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी आपके नाथ संप्रदाय से ही संबंध रखते हैं। ठीक है, तो महा व स्त्री पान से, तो अश्लील का क्या संबंध है? अश्लील मतलब मदिरापान और स्त्री का सेवन। इसमें नाथ संप्रदाय में सिद्धों में ये माना गया था कि स्त्री को केवल जो है भोग की वस्तु समझा जाता था। ठीक है, लेकिन जो योगी थे, जो सच्चे योगी थे, वो जो है इस चीज़ से अपने आप को अलग रखते थे। ठीक है, अब हठ योग एक प्रकार का योग है, ठीक है, जो नाथों में प्रचलित है। उसके बाद देखेंगे कि बालनाथ का टीला। अब बालनाथ का टीला का वर्णन पद्मावत व नाथ साहित्य में मिलता है। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि बालनाथ का टीला का वर्णन कहाँ मिलता है, तो वो आपका पद्मावत और नाथ साहित्य में मिलता है। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाथों में जो गोरखनाथ थे वो बहुत प्रचलित हैं। गोरक्ष पीठ है आपका, गोरखनाथ पीठ है जो है आपका गोरखपुर में है। वो उनके जो गुरु थे वो मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मत्स्येंद्र नाथ के जो गुरु थे, भाई गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, तो मत्स्येंद्र नाथ के भी कोई गुरु रहे होंगे। तो उनके जो गुरु थे वो चरपटीपा थे। ठीक है, अब मत्स्येंद्र नाथ मीननाथ के पुत्र थे, जो कि पाल वंशी थे। 10वीं शताब्दी के समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में लिखा है इनके बारे में। ठीक है, और मत्स्येंद्र नाथ जो थे वो जलंधर के शिष्य थे। ठीक है, जलंधर का शिष्य, ये लाहू साकृत्यायन के अनुसार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चरपटीपा के शिष्य थे, और ये
जलंधर किसी से थे जो है सांकृत्यायन के अनुसार। तो ये आप दोनों को याद रखिए, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पीवाईक्यू में भी पूछा गया है कि नागार्जुन, चरपट व जलंधर नाथ व सिद्धो दोनों परंपरा में थे माने जाते हैं। नागार्जुन हो गए, चरपट हो गए और जलंधर, ये तीनों लोग जो थे ये नाथों में भी शामिल हैं और सिद्धों में भी शामिल हैं। तो इनका नाम आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। गोरक्ष सिद्धांत जो है वो गोपीनाथ ने लिखा है या उसका संग्रह किया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि संध्या भाषा जो है वो सिद्धों की भाषा है। संध्या भाषा सिद्धों की भाषा है, सधुक्कड़ी भाषा नाथों की है। तो नाथों की कौन सी है? सधुक्कड़ी। सांध्य भाषा सिद्धों की है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब हमने अपभ्रंश काव्य, ठीक है, अपभ्रंश काव्य के 5 प्रमुख कवियों का अध्ययन। अब हमने यहाँ पे देखा था, आपको हमने बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस तरीके से काल विभाजन किया है। तो देशभाषा काव्य, देशभाषा काव्य, अपभ्रंश काव्य, फिर फुटकल रचनाएं। तो इसमें हम यहाँ पे देख रहे थे अपभ्रंश काव्य। तो अपभ्रंश काव्य में ही 5 प्रमुख कवियों का अध्ययन हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैंने बताया था आपको कि हेमचंद्र जो थे वो जैन पंडित थे, बहुत ही विद्वान थे और जैन आचार्यों में सबसे जो पहला नाम आता है वो हेमचंद का आता है। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह व भतीजे कुमारपाल के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो ये दरबारी कवि किसके थे? गुजरात के राजा सोलंकी राजा थे। सोलंकी राजा क्षत्रिय राजा ही होते हैं। तो राजा सिद्धराज जयसिंह व उनके भतीजे कुमारपाल के दरबारी कवि थे। ये व्याकरण ग्रंथ और सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन जो इन्होंने पुस्तकें लिखी वो किसने लिखी थी? हेमचंद्र ने लिखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने एक लाइन कही थी, भला हुआ जो मारिया, दोहा था, इंपॉर्टेंट है, वीर रस में है, जो कि कुमारपाल चरित में वर्णित है। भला हुआ जो मारिया, ये आपका परीक्षा में आ जाएगा कि भला हुआ जो मारिया पंक्ति किस रचनाकार की है या किस कवि की है। तो ये जैन आचार्य हेमचंद की रचना हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद सोमप्रभ सूरी, ये जैन पंडित थे। कुमारपाल प्रतिबोध जो कि चंपू काव्य है। अब चंपू काव्य क्या है? बहुत सारे लोग सोचेंगे कि चंपू काव्य क्या है। गद्य और पद्य मिश्रित जो रचनाएं होती थी, जिसमें गद्य भी होता था पद्य भी होता था, लय सुर ताल से युक्त रचनाएं पद्य कहलाती हैं और लय सुर ताल से रहित रचनाएं वो गद्य कहलाती हैं। तो गद्य और पद्य दोनों का जिसमें मिश्रण रहे वो आपका चंपू काव्य होगा। तो हेमचंद्र ने कुमारपाल को उपदेश दिए थे, ठीक है। हेमचंद्र ने कुमारपाल को उपदेश दिए थे, वही जो है कुमारपाल प्रतिबोध है के नाम से आपका वो प्रचलित हुआ। फिर उसके बाद तीसरे जो आपके कवि हैं वो मेरुतुंग, ठीक है, ये भी जैन आचार्य हैं। तो मेरुतुंग जो थे वो 1361 संवत, ठीक है, प्रबंध चिंतामणि, ये संस्कृत काव्य है, ठीक है। ये आपके किसका है? मेरुतुंग। मेरुतुंग जब भी आपका इस नाम से रचना पूछी जाए तो उसमें आप किसका नाम बताएंगे? मेरुतुंग, जैनाचार्य, 1361 संवत, प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, संस्कृत काव्य है। फिर मुंज के दोहे, ठीक है, मुंज के दोहे किनके हैं? मेरुतुंग के हैं। अपभ्रंश के बहुत पुराने नमूने हैं, ठीक है। मृणालवती संग प्रेम, तो मुंज के जो हैं दोहे जो थे उनमें मृणालवती के साथ जो प्रेम था उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। ये आप शॉर्ट में लिख लेंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद विद्याधर, चौथे कवि आते हैं विद्याधर। कन्नौज के किसी राठौर सम्राट, शायद जयचंद, शायद है यहाँ पे, जयचंद के यहाँ ये थे, ठीक है। प्राकृत पिंगल सूत्र में कुछ पद मिलते हैं इनके। तो विद्याधर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इनको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सारंगधर, सारंगधर बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद का ग्रंथ प्रसिद्ध है सारंगधर के नाम से। तो सारंग, जब भी आयुर्वेद का ग्रंथ का नाम आए वो सारंगधर होंगे। अच्छे कवि व सूत्रधार भी थे ये, ठीक है। सुभाषित संग्रह, जैसे हम लोग बचपन में पहले कक्षा 6-7 में सुभाषित पद्य पढ़ते थे जिसमें नीतिपरक बातें कही जाती थी, ठीक है। तो जैसे वृत्तम व्यत्नेन सरच्छेद वित्तमेति जयाति चा क्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता, हमें अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता जाता रहता है। तो ये सुभाषित पद्य हो गए। तो इस तरीके से सुभाषित ग्रंथ संग्रह इन्होंने किया, किसने? सारंगधर ने। अब हम ये देखेंगे कि हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव दास थे, भोपाल
ठीक है इसमें, और दामोदर और वह देवदास, ठीक है, 3 पुत्र थे। तो उन 3 राघव दास के 3 पुत्र थे। उन 3 पुत्रों में जो दामोदर था, दामोदर में के 3 पुत्र थे, तो सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण, ठीक है, ये 3 थे। तो सारंगधर दामोदर के पुत्र थे, ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट में रखिएगा। फिर हमीर देव जो थे वो 1357 में अलाउद्दीन खिलजी की चढ़ाई में मारे गए थे, ठीक है, इसका भी वर्णन मिलता है इसमें। अतः सांगधर के ग्रंथों का समय 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में माना जाता है। जो ये वर्णन मिलता है कि हमीर देव, चूंकि ये हमीर देव के प्रधान सभासदों में थे, ठीक है, तो अब ये हम ये याद रख सकते हैं कि इनका जो समय काल था वो 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में माना जा सकता है, किसका, सारंगधर का। तो ये आप इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं विद्यापति। अब विद्यापति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? कीर्ति सिंह तिरहुत के राजा को की वीरता, ठीक है, उनकी उदारता व उनके गुणों को का वर्णन किया था इन्होंने। कीर्ति सिंह, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इसमें 2 इनकी रचनाएं थी, ठीक है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और एक और रचना थी जो कि जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए, ठीक है, आप उसका नाम बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए कि देश भाषा के पद रखते हुए जो है इन्होंने देश भाषा यानी कि उस समय राष्ट्रीयता की भावना इनके अंदर थोड़ी बहुत, इन्होंने उसको परिचित करने के लिए उनकी उदारता व गुणों का वर्णन किया। तो कीर्तिलेता और कीर्ति पताका, जॉर्ज गियर्सन इनके पदों का संग्रह कर रहे थे, तभी ये 2 पुस्तक मिली, ठीक है। विद्यापति की बहुत ज़्यादा पुस्तकें नहीं मिलती हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, हाँ, जो उसका एक तीसरा नाम था वो पदावली था, ठीक है। तो पदावली के कारण ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। इनकी 2 रचनाएं ये भी थी और पदावली भी थी, ठीक है। तो कीर्तिलता इनको और कीर्ति पताका कब मिली? ये जॉर्ज गियर्सन जो थे जब इनके पदों का संग्रह कर रहे थे तब इनको ये पुस्तकें मिली। फिर इम्पॉर्टेंट क्या है, एक और लास्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा, इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे ये लेक्चर। और इसमें देखिए कि क्यों ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्ति होती चली गई, त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत, ठीक है, ये इन्होंने क्या कह रहा है ये आप देखिए। सबसे पहले से इतना इम्पोर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लाइन है ये। इसमें कह रहे हैं कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्ति होती चली गई, यानी कि काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्ति होती चली गई, त्यों-त्यों तत्सम जो संस्कृत के शब्द थे रखने में संकोच घटता गया, ठीक है, संस्कृत रखने में संकोच घटता गया। तत्सम यानी संस्कृत में जो तत्सम होते थे, शब्द होते थे जो कि शुद्ध शब्द माने जाते थे, उनको रखना लोग कम प्रेफर करने लगे, कम उसको वरीयता देने लगे। सांगधर के पद्यों व कीर्तिलेता में इसका प्रमाण मिलता है। तो इसका प्रमाण किसमें मिलता है, किसका प्रमाण? कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर प्रवृत्ति होती चलेगी, यानी कि बढ़ती चली गई, उस तरफ उसका विकास होता चला गया, त्यों-त्यों जो संस्कृत के तत्सम शब्द थे उनको रखने में संकोच घटता गया, ठीक है। संकोच, पहले के कवि क्या थे, संस्कृत को अपनी भाषा में शामिल कर लेते थे कि हमारी जो है वजन बढ़ जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे उसका मतलब रखने में संकोच घटता गया, ठीक है। तो सांगधर के पद्यों में इसका वर्णन मिलता है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका में, ठीक है, कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि आज किस तरीके से हमने रीतिकाल का काल विभाजन पढ़ा, फिर उसके बाद आदिकाल का नामकरण पढ़ा, ठीक है, किस तरीके से रीतिकाल का नामकरण हुआ कौन कौन से विद्वानों के अनुसार, आलोचकों के अनुसार, फिर आदिकाल पढ़ते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये हमने इसका चर्चा किया। फिर उसके बाद जो है आदिकाल का सामान्य परिचय प्रकरण 1 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा, फिर प्रकरण 2 को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। फिर प्रकरण 2 के अंतर्गत हम लोगों ने इतना सारा काव्य के अंतर्गत अपभ्रंश काव्य के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, विद्यापति को पढ़ा, हेमचंद को पढ़ा, ये सारी बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है। आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इसको वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप उससे चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो इसका फोटोकॉपी निकलवा के आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। मैं ये सलाह दूंगा कि आप लोग इसका खुद से नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको अपने शब्दों में ज़्यादा समझ में आए। चूँकि जो ये मैं इस सीरीज़ को बता रहा हूँ, ये सीरीज़ आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक की है, जो 91 वीडियो की सीरीज़ थी, जिसमें मैं आचार्य रजनीश का नाम ले रहा हूँ ठीक है, तो आचार्य ही हैं वो। तो जो रजनीश सर हैं अनुराज हिंदी अकेडमी के, उनके द्वारा जो पढ़ाया गया था वो 91 वीडियो, उन 91 वीडियो का ये निचोड़ है। मैंने 3 महीने में उस
पूरे कोर्स को कंप्लीट किया था 91 वीडियो का। तो ये उसी का पूरा ये जिस्ट है आपका, पूरी उसी का ये निचोड़ है। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, हमारा लेक्चर, और हमारा बताने का तरीका कैसा है? जो भी कमियां हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। और आगे इसी तरीके के वीडियोस और भी के साथ हमारे साथ पढ़ने के लिए ज्वाइन करें हमारा टीचिंग विद गौरव। और आप लोगों का सहयोग ही हमारा मनोबल है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। नमस्कार।